दोस्तों, हिंदी यूजीसी नेट में हम देख रहे हैं उपन्यास झूठा सच। उसमें हमने 3 भाग देखे हैं और हम यहाँ तक आए थे कि जो सूद जी है, सूद जी का कमाल प्रेस में मैनेजर के पद पे चुनाव हो गया था। उसको 150 रुपये प्रतिमाह सैलरी भी मिलने वाली थी और वह सभी मशीनों का काम जो है रिखी राम के करता था, तो वह उसकी देख-रेख अच्छी तरह से करता था। और रिकी राम जो है वह प्रेस के काम में एक उसने महारत हासिल किया था। वह मशीन की आवाज़ से भी पहचान लेता था कि क्या बिगाड़ है और क्या सुधार करना चाहिए। वह उसको परफेक्ट था उस छपाई के काम में। तो आगे का भाग पूरी रिकी राम के किसी काम में आपत्ति न करता था, यानी वह पूरी जो है वह किसी काम में उसकी आपत्ति न करता था, खाली देखता था बारकाई से। और सभी वो श्रमिक थे, नौकर थे, उनको देखता था, मार्गदर्शन करता था और सार्थकता देखकर गर्व अनुभव, यानी जो भी काम अच्छी तरह से चल रहा है सफलतापूर्वक, उसको देखकर वह गर्व गर्व महसूस करता था। आगे का भाग आप भी देखेंगे। कमाल प्रेस में सप्लाई और कंट्रोल दफ्तरों से कांग्रेस दफ्तर से भी काम आ रहा था। मशीनें दिन और जैसे कि कांग्रेस जो प्रेस है, उस कांग्रेस प्रेस से भी यहाँ पर काम आ रहा था। और कांग्रेस प्रेस से काम आने के बाद जो कि यहाँ तो एकता के साथ चलने वाला प्रेस था, किसी को वहाँ रोकते नहीं थे। जो भी काम आता था वह अच्छी तरीके से करते थे। रिखीराम और सुध जी और अन्य जो नौकर है, वह सब अन्य जो काम है वह एक अच्छी तरीके से करते थे। यहाँ तक तो जो भी था, और वह सूद जी जो है रिखी राम का काम देखते थे और वह काम देखकर सफलतापूर्वक काम हो जाने पर और जो भी काम है अच्छे ढंग से हो जाने के बाद वह एक सूद जी जो है वह खुद के अंदर ही गर्व महसूस करते हैं, यानी अच्छा काम हो रहा है ऐसा वह समझते थे। हुआ बिजली का पंखा, टीन टीन के खाली बक्से वगैरह बहुत कुछ रह गया था। यानी वहाँ पर जो बहुत दिनों के बाद खुली हुई वो कोठरी थी, मकान था, तो एक बहुत से पुराना सामान, कुछ बक्से, पंखा, ये कुछ बहुत सी था। पूरी अपना बिस्तर सुध जी के यहाँ ले गया था। यानी जो पूरी जो था वह सुध जी के कमरे में ही रह रहा था और अपना बिस्तर भी वहीं पर था। एक कमरे में पलंग पर बिस्तर लगा लिया था, शेष सामान उसने दूसरे कमरे में बंद कर दिया था। यानी जो भी हर रोज से लगने वाला सामान है, बिस्तर और अन्य कुछ, वह उसने कमरे में रखा था और अन्य जो सामान है वह सामान उसने एक कमरे में बंद करके रखा था। बाजार में ढाबे पर रोटी खा लेता था। पैरोकार में काम करते समय फर्मे में कोई मैटर बदलवाने के लिए या किसी दूसरे काम से पूरी को प्रेस में जाना पड़ता था, तो वहाँ प्रेस की मशीनों का शोर, किसी भी चीज़ के स्पर्श से कालिक लग जाना, शाही मिट्टी के तेल और सरेश की गंध से उसे बहुत अरुचिकता लगती थी। यानी वह प्रेस में आने के बाद फिर वह किसी काम में आना जाना प्रेस में पड़ता था, तो जो मशीनों की जो शाही है या मिट्टी का तेल है वह सब उनको लगता था और वह उसमें उसको पसंद नहीं करते थे। अब मशीनों की चाल की आवाज़, गड़क, खड़ीच, धड़म, खड़च ऐसी आती थी और उत्साहवर्धक जान पड़ती थी। यानी जो मशीनों की आवाज़ जो थी वह सुन कर उनको अच्छी लगती थी, यानी उत्साह आता था। कपड़ों या हाथ मुंह पर स्याही लग जाने से कुछ बुरा न लगता। किसी कारण मशीन का शोर रुक जाने पर हानि की असुविधाजनक अनुभूति होने लगती। यानी जो मशीन की आवाज़ से अभी उनको कुछ भी नहीं होता था, वह अब उसको परिचित हो चुके थे और किसी कपड़े या हाथ में स्याही लगने से या मुंह पर स्याही लगने से वह बुरा नहीं मानते थे। मगर एकदम मशीनों की आवाज़ यदि रुक जाए तो वह आपत्ति उठाते थे कि कोई तो बिगाड़ हुआ है मशीनों में। कमाल प्रेस में काम आरंभ करते समय रिखी राम ने अपना वेतन निश्चित करने की चिंता नहीं की थी। यानी जो कमाल प्रेस में काम करने करने
प्रारंभ करते समय जो रिकी राम था उसने खुद का वेतन निश्चित नहीं किया था। उसने साहस से कह दिया था, मेरा काम देखकर जो मुनासिब समझिएगा। यानी उसने सूद जी को कहा था, मेरा काम देखकर जो चाहिए आप मेरा काम देखिए और बाद में वेतन तय कीजिए। प्रेस को चलते 20 दिन हो चुके थे। रिकी राम ने पूरी से खर्च की कठिनाई की चर्चा की। उसने वेतन निश्चित कर खर्च के लिए कुछ दिला देने का अनुरोध किया। यानी जो 20 दिन हुए और परिवार का खर्चा भी था, तो रिकी राम ने कहा सूद जी को कि मेरे परिवार का जो खर्चा है वह नहीं हो रहा है, तो मेरा वेतन निश्चित करके खर्चा दे देने का, यानी पैसे देने के लिए। भाई जी ने सूद जी से पूछ लूँ। पूरी ने कहा, खैर हो जाएगा, पर तनख्वाह कितनी लोगे यह तो निश्चित हो जाना चाहिए। वह कहते हैं सूद जी कहते हैं, पूरी जी कहते हैं कि मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सूद जी को कहो और यदि वो आपकी तनख्वाह निश्चित हो जाए तो मैं दे दूँगा। भाई आप ही देख लीजिए, आपके सामने ही सब कर रहा हूँ, रिकी राम ने अनुनय से कहा। उसने एक सहानुभूति प्रकट करते हुए रिकी राम ने कहा कि आपके सामने ही सब कुछ तो काम कर रहा हूँ, आप ही देख लीजिए और फिर तय कीजिए। 30, 40, 50 का 60, 65 का भी काम निकल रहा हूँ। यानी वह कहता है कि 30, 40, 50, 60 यानी जो भी काम आ रहा है वह तो मैं कर ही रहा हूँ, और काम लाओ जितना जैसा भी हो निकल सकता हूँ। बच्चेदार आदमी हूँ। 7 रुपये रोज़ का खर्च है। 30 पर परमेश्वर न करे बीमारी शिमारी भी आती जाती रहती। यानी वह कहते हैं कि 30 रुपये पर तो न करो, क्योंकि रोज़ का खर्चा है 7-8 रुपये तो यूं ही हर रोज़ लगते हैं, और उसमें बीमारी है, शरीर की कठिनाई है, बहुत कुछ है, ऐसा वह कह रहा है। बच्चों को प्यास लगती थी, दूध लस्सी ही पिलाते थे। भला मैं ज़्यादा कहूँगा ही क्यों, महीने के 250 से कम क्या दोगे। यानी वह कहता है कि महीने से कम 250 रुपये तो देंगे, क्योंकि बहुत से खर्चे हैं, दूध वो घर का खर्चा, बाल बच्चे, यानी बहुत कुछ खर्चा लगता है। पूरी जानता था बात रिकी राम की ठीक ही थी, परंतु 250 रुपये उसे बहुत अधिक जान पड़े। मैं भाई जी से कह दूंगा, उनसे पूछे बिना कुछ नहीं कर सकता। प्रेस उनका है, वे जो हुक्म देंगे। यानी पूरी कहता है कि तुम जो कह रहे हो वह भी बात सही है, मैं सूद जी से यानी भाई जी से यानी मैं सूद जी से बात करूंगा। प्रेस तो उनका है, हम तो नौकर है, उनसे बात किए बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। पूरी ने सूद जी से बात की। उन्होंने प्रेस में होते काम का अंदाज़ा लिया। पूरी ने सूद जी से बात की, वेतन की, और वह जो भी वेतन है वह सूद जी ने भी काम देख लिया प्रेस का। 2 प्रेस के मालिकों से फ़ोन कर राय ली। बहुत देर तक पाँव की उंगलियों को तोड़ते और सिर के महीन कतरे केसों को सहलाते खिड़की से बाहर देख कर सोचकर बोले। यानी वह यानी अन्य जो प्रेस है उनके मालिकों से फ़ोन कर भी राय ली, और फिर बालों पर हाथ फेरते हुए खिड़की से बाहर देखते हुए बोले, सरकार का फैसला है कि क्या नाम मशीनरी पाकिस्तान नहीं जाने दी जाएगी। यानी सरकार का कहना है कि जो मशीन है छपाई की वह पाकिस्तान नहीं जानी चाहिए, वही पड़ेगी। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी मशीनरी के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, पर प्रेस तो इसाक का है। यानी वह कहते हैं प्रेस तो इसाक का है, और पाकिस्तान जो सरकार है उसने भी बैन लगा दिया है, यानी भारत से कोई मशीनरी पाकिस्तान में नहीं जाएगी, ऐसा सरकार का मानना है। उसे क्या नाम दाम तो दोगे, रुपया प्रेस में मत रखा करो। यानी वह कहते हैं कि उनको तो तनख्वाह दी जाएगी, और रुपया जो है यानी जो दिन के पैसे आते हैं वह प्रेस में मत रखा करो। मैं परिचय का पत्र दे दूंगा, कल जाकर बैंक में जमा कर देना। यानी वह कहते हैं कि मैं मेरी पहचान का पत्र देता हूँ, कल तुम जाकर बैंक में जमा कर देना। क्या नाम, चेक बुक ले लो, चेक से पेमेंट में झगड़ा नहीं रहता, समझे। हाँ, यानी वह कहते हैं कि चेक बुक साथ में रखिए, और चेक बुक रखने से कोई झगड़ा नहीं होता। हाँ, 250 तो बकवास है, कौन प्रेस देगा 250, मालिक क्या करेगा। यानी वह कहते हैं कि 250 रुपये तो बहुत होते हैं, कौन सा प्रेस का मालिक 250 रुपये देगा। क्या नाम, मशीनों का दाम, मकान का किराया, इंटरटैक्स सब देना होता है। यानी वो कहते हैं कि मशीनों का दाम भी है, किराया भी है, वहाँ सब कुछ भी होता है, ऐसे कहते हैं।
देख देख रेख ही तो करता है। अब तुम ही समझ गए होंगे, 100 रुपये मुनासिब है। तुम उसका काम यूटिलिटी समझकर 5-10 और दे दो, 125 से ज़्यादा हरगिज़ नहीं। यानी वह कहते हैं, जो शुद्ध जी कहते कहते हैं पूरी को, तुम तो उसका काम देख ही रहे हो, लेकिन 5-10 नहीं, कम से कम 125, 125 रुपये से ज़्यादा मत दो, ऐसा वह कहते हैं। न माने तो अपना रास्ता नापने दो, कोई लूट कोई कोई लूट थोड़े ही है। यानी वह कहते हैं कि 125 रुपये में माने तो ठीक है, नहीं तो उनको उनका रास्ता दिखा दो, निकाल दो, ऐसा वह कहते हैं। पूरी ने सकुचाते हुए कहा, मेरा भी कुछ फैसला कर दीजिए, अभी तक मैं आप पर ही बोझ बना हूँ। यानी वह पूरी जो है वह कह रहे हैं कि मेरा भी कुछ फैसला कीजिए, मैं भी आपके ही सहारे हूँ। वैसे हिसाब में से जो लिया है लिखता रहा हूँ, कुछ कपड़े भी सिलवाने हैं, नित्य की ज़रूरतें भी है। यानी जो शुद्ध जी है, जो पूरी है, वह सूद जी को कह रहा है कि मेरी भी तनख्वाह तय करो। यानी जो भी मैं लेता हूँ वह तो मैं लिख कर ही रखता हूँ, और साथ में भी मुझे कपड़े सिलवाने हैं, अन्य भी कुछ ज़रूरतें हैं, ऐसा वह सूद जी को कह रहा है। यानी वह एक वास्तविकता के साथ समझ रहा है, और वो उन्हीं के अनुसार बोल रहा है सूद जी को कि मेरी भी तनख्वाह जो है वह तय करो। क्योंकि कैसा, वह तनख्वाह तय करने से पैसे यदि ज़्यादा हो या कम हो तो उस पर कुछ आपत्ति नहीं आएगी, ऐसा वह सोच रहा है। या वह सूद जी को बता रहा है कि मेरा भी कुछ तुम तय करो। कहाँ तक आए थे? यहाँ पर आए थे। तो वह कहता है, पूरी ने संकुचाते हुए कहा कि मेरा भी कुछ फैसला कर दीजिए, तुम ही बताओ अपनी ज़रूरत। सूद जी ने पूछा। सूद जी पूछते हैं कि तुम ही बताओ तुम्हारी ज़रूरत क्या है, जो आप कह देंगे मेरे लिए ठीक होगा। पूरी कहते हैं सूद जी को, जो आप तय करेंगे वही मेरे लिए ठीक होगा। परिवार के बारे में अभी तक कुछ खबर नहीं मिली। अभी वह पूरी कहता है कि मेरे परिवार के बारे में अभी तक कुछ खबर नहीं मिली। मैंने दिल्ली रेडियो में अपना पता आपकी ही मार्फत दिया है, खबर आई तो यहाँ ही आएगी। यानी वह कहते हैं कि दिल्ली जो रेडियो है वहाँ पर मैंने खबर दी थी आपके ही नाम पर, कुछ खबर मिली तो आपके यहाँ पर ही आएगी। सरकार ने आबादी के परिवर्तन की भागदौड़ में बिछुड़ गए लोगों की सहायता के लिए रेडियो पर सूचनाएं देने का प्रबंध कर दिया था। यानी सरकार ने जो भी बिछड़ गए हैं भागदौड़ में, दंगे फसाद में, उनकी सुविधा के लिए रेडियो पर सूचनाएं देने का प्रबंध किया था, यानी सुविधा की उपलब्ध की थी। पूरी बहादुरगढ़ मोहल्ले की गली के सिरे पर माई हीर गेट बाजार में ढाबे पर खाना खाता था। जो पूरी जो था वह माही हीर गेट बाजार में ढाबे पर खाना खाता था। वहाँ समीप ही चौक में रेडियो का लाउडस्पीकर पता चाहने वालों के नाम, उनका पिछला पता और आधुनिक पतों की सूचना देता रहता था। यानी वह जो लाउड स्पीकर है, जो भी गुमराह हुए हैं उनके नाम वहाँ सुनता था। पूरी जितनी देर ढाबे पर रहता ध्यान से सुनता रहता, परंतु काम छोड़कर सुनने के लिए बैठे रहना तो संभव नहीं था। यानी वह ढाबे पर खाना खाने के लिए जाता तो वह उस समय जितने समय ढाबे पर रुकता, वह सब कुछ जो लाउड स्पीकर पर नाम सुनाई देते थे वह ध्यान से सुनता, लेकिन वह काम के समय में तो वह यहाँ नहीं बैठ सकता। उसने अपने पिता का लाहौर का पता और अपने जालंधर में होने की सूचना और पता रेडियो से बता दिए जाने के लिए रेडियो स्टेशन को पत्र लिख दिया था। अभी तक कोई उत्तर नहीं आया था। यानी उसने पत्र भी लिख दिया था कि वह लाहौर का पता और अभी जालंधर का पता, लेकिन रेडियो से अभी तक कोई सूचना नहीं आई थी। सूद जी ने चौंक कर उत्तर दिया, अभी तो अकेले ही हो तुम तुम तो 125 था, 150 ले लो। वह कहते हैं, सूद जी अभी तक तो तुम अकेले हो, 125 तो था, लेकिन अब तुम 150 ले लो। अब तुम्हारे परिवार के लोग आ जाएंगे फिर सोच लेंगे। वह कहते हैं कि तब तक तो तुम अकेले हो तो तुम 150 ही ले लो, लेकिन तुम्हारा परिवार जब आएगा तब सोच लेंगे। पूरी का मन आशा से अधिक संतुष्ट था, इसने अधिक ही वह आशा ही
नहीं कर सकता था। यानी वह जो भी है उस पर वह खुश था, क्योंकि इससे अधिक की आशा भी वह नहीं कर सकता था। रिखीराम ने 100 रुपया मासिक सुना तो उसका चेहरा फक रह गया। उसने कहा, भाई क्या जुल्म कर रहे हो। उसने वह 100 रुपये तनख्वाह सुनी तो वह एक आश्चर्यचकित हो गया और वह कह रहे कि भाई ऐसा ऐसा जुल्म मुझ पर क्यों कर रहे हो। पूरी मन में रिखीराम के प्रति सहानुभूति अनुभव कर रहा था, परंतु मैनेजर की स्थिति से उसने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ, यही हुक्म है, मैं और बढ़ाने के लिए कह दूंगा, पर भाई जी पर ही है। यानी वह कहते हैं कि मैं भी कुछ, यानी तुम्हारी जो सहानुभूति, वहाँ जो भी सहानुभूति है उसको वह जानता था, स्थिति को जानता था रिखीराम के, लेकिन कहता है मैं तो मैनेजर हूँ, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, जो मुझे हुक्म है उसी पर मैं चल रहा हूँ। रिखीराम को 125 रुपये पर भी संतुष्ट होते न देखकर पूरी ने जरा कड़ाई से सूद जी की कही हुई बातें दोहराते कह दिया, तुम जाओ, तुम अपने प्रेस में किसी को रखते तो क्या देते। यानी वह रिखीराम 125 पर भी संतुष्ट नहीं था, क्योंकि परिवार था और ज़रूरतें थी परिवार की, तो इसके लिए वह 125 रुपये यानी 125 रुपये पर भी वह खुश नहीं था। तो वह कहते, तुम अपने प्रेस में किसी को रखते तो कितना रुपए देते थे, ऐसा वहाँ पूछते हैं पुलिस रिखीराम को, बताओ क्या तनख्वाह देते थे। रिखीराम होठ काट कर चुप रह गया। वह दूसरे प्रेसों से पूछताछ कर चुका था, कोई दूसरा इतना भी देने को तैयार न था। यानी वह किसी दूसरे प्रेस वाले से भी वहाँ पूछकर बैठा था, लेकिन अन्य प्रेस वाले भी इतना देने के लिए तैयार नहीं थे। उस दिन प्रेस 10 बजे तक चला था। प्रेस बंद होने पर पूरी ढाबे पर खाना खाकर ऊपर के कमरे में पलंग पर लेट गया था। वह रात के 10 बजे प्रेस बंद हो गया और फिर वह पूरी ने खाना खाया और वह ऊपर के कमरे में जाकर लेट गया। सितंबर समाप्ति पर था। पिछड़ी हुई बरसात के कारण झड़ी लगी हुई थी। यानी वह सितंबर माह समाप्त होने के कगार पर था और वह बारिश के कारण झड़ी लगी थी। कमरे की सब खिड़कियां खुली थी, ठंडी ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। यानी वह बारिश हो रही थी, खिड़की से हवा आ रही थी, एकदम अच्छा माहौल था और ठंडा झोंके आ रहे थे हवा से। पूरी सो जाना नहीं चाहता था, सो जाने से पहले एक पत्र लिख लेना चाहता था। उसे नैनीताल में कनक का नैयर की कोठी विमल विला का पता मालूम था। यानी वह सोने से पूर्व एक पत्र लिखना चाहता था। नैनीताल में कनक का नैयर है, यानी कनक का मायका है, और वहाँ वो एक पत्र लिखना चाहता था। वहाँ का पता उसको, विमल विला का पता उसको पता था, पर शंका थी शायद वह दिल्ली या किसी दूसरी जगह चली गई हो। यानी शंका थी कि वह भी कहीं दूसरी जगह गई हो। तो पूरी कई दिन से कनक को पत्र लिखने के लिए सोच रहा था। 2 वर्ष पूर्व लगभग इन्हीं दिनों में सितंबर के अंत में उसका कनक से पहला परिचय हुआ था। यानी जो कनक नामक जो व्यक्ति था वह 1 साल पहले सितंबर माह में भी उनका 2 साल पहले परिचय हुआ था, लेकिन वह बहुत दिनों से प्रश्न पत्र लिखने की सोच रहा है, लेकिन लिख नहीं पा रहा है। 1.5 मास पूर्व कनक के साथ नैनीताल की झील पर बिताई संध्याओं, रॉयल होटल के कमरों में कनक की संगति की स्मृति अब केवल प्रेम की भावना या पुकार ही नहीं, बल्कि पत्नी के रूप में भी कनक की आवश्यकता की तड़प बन रही है। यानी पूरी के पत्नी का नाम कनक था और वह सोच रहा है कि नैनीताल में उसके साथ बिताया हुआ समय और जो रॉयल होटल में जो भी स्मृति है, जो भी यादें हैं, उन्हीं के सहारे तो है। और वह बहुत दिनों से पत्नी से मिले नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई, तो वह सोच रहे हैं कि एक पत्र लिखे। पूरी ने एक फाउंड पेन खरीद लिया था। यानी पूरी ने एक पेन भी खरीद लिया था, फाउंटेन पेन खरीद लिया था। दोपहर में कुछ समय निकालकर ट्रेडल मशीन पर अपने नाम की चिट्ठी लिखने के कागज़ अच्छी शाही से बैंक पेपर पर छपवा दिए थे। यानी वह लिखने के लिए एक अच्छे पेपर में भी छपवा दिए थे। एक कोने में जेडी पूरी मैनेजर, दूसरे कोने पर कमाल प्रेस, माहिर गेट, जालंधर। अपना वेतन 200 मासिक लिख देने में भी अत्युक्ति न थी। कनक को अच्छा लगेगा, सूद जी ने तो कह
कहा ही था कि परिवार आ जाने पर देख लेंगे। यानी वह उसने उसमें जो भी था वह लिखा था, प्रिय पत्नी जो भी लिखना था मजकूर वह लिखा था, और अपनी तनख्वाह 200 रुपये लिखी थी, क्योंकि सुध जी ने तो कहा था परिवार आने पर देख लेंगे, वह पत्नी खुश हो जाए। कल्पना ने उससे भी आगे सोचा। सुध जी के शब्द याद आ गए। सरकार ने मशीनों पाकिस्तान भेजी जाने पर रोक लगा दी है। यानी सुध जी के शब्द याद आए तब तो वह उसने पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान मशीन न जाएगी, ऐसा सरकार का ये था, फरमान था। इसाक प्रेस की मशीन तो ले जा नहीं सकेगा, यानी वह इसाक तो चाहकर भी मशीन नहीं ले जा सकेगा, पर उसके प्रेस का दाम तो दोगे। वह सोच सकता था दाम चुका देने पर प्रेस उसका ही है। यानी वह सोचता था, लेकिन वह मशीन तो नहीं ले जा सकता, लेकिन दाम जो भी है वह देने के बाद फिर वह मशीन तो मेरी हो जाएगी। कनक को यह लिख दे, मास सवा मास में क्या नहीं सहा, पर इस समय उसके पास प्रेस भी है। यानी वह कहता है कि महीना सवा महीने में मैंने बहुत कुछ कष्ट सहन किए, लेकिन अब वह प्रेस की नौकरी करता है, ऐसा उसने लिखा। आगे सब कुछ हो सकता है, पर यह लिख देना बहुत बड़ा दुस्साहस था। आकाश कुसुम की कल्पना, प्रेस की बात सुध जी जाने पर 200 मासिक में तो संदेह नहीं है। यानी वह जी कहते हैं कि जो भी सुध जी है, सुध जी के बाद तो 200 रुपये मासिक में संदेह नहीं, यानी 200 रुपये तो कंफर्म है। काम ढरे पर आ रहा है। प्रतिदिन संध्या प्राप्त लिखने के लिए कुछ समय निकाल लेना भी कठिन नहीं होगा। यानी वह हर शाम कुछ ना कुछ लिखने के लिए समय भी कठिन नहीं होगा। वह कनक को लिख सकता है, जैसे जीवन के लिए उसने विश्वास दिलाया था, उसका आरंभ कर सका है। लखनऊ न सही, जालंधरी सही, सरकारी नौकरी की अफसरी न सही, लेकिन यहाँ मालिक जैसी स्वतंत्रता है। कनक क्या सोचेगी, क्या उत्तर देगी? यानी वह सोच रहा है कि मैं यदि बताऊँ सरकारी नौकरी न सही, प्राइवेट ही सही, लेकिन प्रेस के मालिक की जैसी नौकरी है, तो कनक क्या सोचेगी, यानी उसकी पत्नी क्या सोचेगी? पुरी को कल्पना में रिखीराम का 250 न मिल सकने के कारण उतरा हुआ चेहरा दिखाई दे गया। यानी वह सोचते सोचते एकदम उसको रिखीराम की याद आ गई, और उसको 250 रुपये जो भी पेमेंट उसने मांगा था वह न देने पर उसके चेहरे पर जो निराशा छाई थी वह उसको याद आई। उसने रिखीराम को निरुत्तर कर दिया था। उसके मन में प्रति क्षण सावधानी और तत्परता बनी रहती थी कि प्रेस के खर्चे और मजदूरी देने में जहाँ भी संभव हो बचत कर सके, और जब भी संभव हो कुछ अधिक करवा ले। वह मन ही मन गहराई से हिसाब लगाने संभव हो कुछ अधिक करवा ले, वह मन ही मन गहराई से हिसाब लगाने लगता। यानी वह कुछ ना कुछ कटौती करे, कहाँ करे, ऐसे वह मन ही मन सोचने लगता। दो मैनी मैन एक छोकरा, कंपोजिस्टर कातिब रिखीराम, और स्वयं उसकी तनख्वाह है। यानी वहाँ पर जो है, जो एक मशीन चलाने वाला एक है, एक लड़का है, और कंपोजिट केवल 4 और 5, और खुद की तनख्वाह, यह सब निकाल कर, और मशीनों का खर्चा यह सब निकाल कर ऐसा वह हिसाब करने लगा। फिर उसके बाद भी उसमें शाही है, बिजली है, और रूलों के सरेश का खर्चा रोज़ाना 20 रुपये से अधिक क्या होगा। यानी वह हर रोज़ का जो बिजली शाही वह कागज़ उस सब का 20 के आसपास खर्चा होगा, ऐसा वह कहता है। परंतु 60-70 का भी काम निकल सकता है। खर्चा वह 20 के बजाय 30 ही गिन ले। यानी वह 20 रुपये खर्चा होता था, लेकिन वह 30 गिनता है। फिर भी प्रेस के मालिक को कितनी बचत है। यानी वह कहता है कि हर रोज़ 30 रुपये का यदि खर्चा निकालते, फिर भी प्रेस के मालिक को बहुत कुछ बचता है। मशीनें अधिक हो तो प्रेस चलाने वाले मिलकर मजदूरी में 18-20 ही प्रतिदिन, औसत प्रति व्यक्ति 3 रुपये से कम ही पाते हैं। यानी सब कुछ वह कहता हिसाब लगा रहा है, तो हम सोचते हैं कि वह व्यक्ति भी प्रतिदिन 3 रुपये, ऐसे प्रति व्यक्ति 3 रुपये प्रतिदिन ऐसे ही पाते हैं। प्रेस को औसतन प्रति व्यक्ति के श्रम से कितना लाभ बच जाता है। यानी वह कहता है कि प्रति व्यक्ति से उसको प्रेस से कितना बचत हो जाता है, यानी कितना लाभ मिलता है। कम्युनिस्टों के स्टडी सर्कल में सरप्लस वैल्यू ऑल लेबर, श्रम का अतिरिक्त मूल्य
पर कई बहसों सुनी थी। यानी उसने वो श्रम का जो मूल्य था उस पर काफ़ी कुछ सुना था। पूरी कल्पना करने लगा, जिन मिलों से 8, 10, 20 हज़ार व्यक्ति काम करते हैं, वे प्रति व्यक्ति के श्रम से प्रतिदिन रुपया 8 आना भी बचाए। यानी वह कहता है कि जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, मिलें हैं, वहाँ प्रति व्यक्ति 1 रुपया बचाते हैं, 8 आना भी बचाए तो भी बहुत है। उसकी कल्पना इतने बड़े लाभ के हिसाब से चकराने लगी। यानी बहुत कुछ वह जो भी वह हिसाब किया और पूरी इतनी बचत होगी, ऐसा वह हिसाब करने के बाद वह चौंक गया और उसको चक्कर आने लगी। पूरी सिर सिर झटक कर खड़ा हुआ और बिजली लगाकर कनक को पत्र लिखने लगा। यानी सब कुछ सोचने के बाद उसने बिजली लगाई और कनक को पत्र लिखना सोचता। लिखते लिखते कई बार आंखें मूंदे कुछ दिन पूर्व के अनुभव की। यानी वह लिखते लिखते कल्पना करने लगा और उसको नींद भी आ रही थी, फिर भी वह कल्पना में खोता जाता। वह लिखते लिखते कल्पना में खो सा जाता था। कहीं दूर 1 बज जाने की कंटोर सुनकर उसने पत्र को जल्दी जल्दी समाप्त किया। यानी वह जो 1 बजने का जो घंटा है, वह बजने के बाद उसने जल्दी जल्दी लिखना खत्म किया और पत्र समाप्त किया। लिफाफा बंद कर प्राप्त ही रजिस्ट्री से नैनीताल भेज देने के लिए रख लिया। यानी लिफाफा बंद किया और नैनीताल को भेजने के लिए उसने सब कुछ पत्र रेडी किया। कनक की आवश्यकता की तड़प ने उसके शरीर और मस्तिष्क को बहुत उत्तेजित कर दिया था। यानी कनक की आवश्यकता, कनक की जो कमी, उसको उसके पत्नी की कमी जो उसको महसूस हो रही थी, उसने उसको उत्साहित किया था वह मिलने के लिए उतावला होता। 2 बजे की कंट्रोल सुन लेने के बाद ही उसने नींद आ सकी। यानी 2 बजे के बाद ही वह सो सका। प्रेस में सिलेंडर पर प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का एक बड़ा सा इश्तिहार छप रहा था। यानी प्रेस में जो कांग्रेस कमेटी है उस पर एक बड़े सा पत्र छप रहा था। संध्या तक 10,000 पूरा हो जाना जरूरी था। यानी रात होने तक, शाम के समय तक 10,000 प्रति निकलना जरूरी था। ट्रेंडल पर बस कंपनी के टिकट छप रहे थे। मशीनों पर दोनों छोकरों को फुर्सत न थी। पूरी प्रेस के काम में विघ्न नहीं डालना चाहता था। यानी वह जो शाम तक 10,000 प्रति निकलनी थी, वह उसके लिए जो 2 लड़के थे मशीन पर काम करने वाले, उसको कोई फुर्सत न थी। सभी जो थी, सभी अपने अपने काम में बिजी थे, व्यस्त थे। तो वह पूरी जो है, किसी को कोई रुकना नहीं चाहता था। उसने ट्रेडल पर जाने वाले अगले फार्म का प्रूफ देख लिया और समीप ही ढाबे पर 2 फुलके खा आने के लिए बाजार की ओर जा रहा था। यानी वह किसी को कुछ नहीं किए बिना खुद ही बाहर जाकर कुछ खाने के लिए जा रहा था। रात की वर्षा के बाद कड़ाके की धूप थी। यानी रात में बारिश हुई और सुबह दिन में ज़्यादा धूप हुई। सूर्य मध्य आकाश में शिखर पर था। पूरे बाजार में धूप पड़ गई थी। यानी दोपहर का समय था, धूप भी चमक रही थी। पूरी बाजार में कदम रखते ही ठिठक कर रह गया। दाई और जगदीश का एक छोटा सूटकेस हाथ में लटकाए और बड़ा कंधे पर संभाले था। यानी जो जगदीश जो था, वह एक हाथ में सूटकेस और एक बड़ा सूटकेस कंधे पर लेकर था। दोनों के पीछे बवामल नांगर के बेजी और दोनों के बीच में उर्मिला भी चली आ रही थी। यानी वह दोनों के बीच में उर्मिला भी चली आ रही थी। उन दोनों के हाथों में भी कुछ न कुछ बोझ था। उन दोनों के हाथ में भी कुछ न कुछ सामान था। नारंग जी के हाथों में भी छोटा सूटकेस, बेजी के हाथों में उससे कुछ बड़ा। उर्मिला दरी में लिपटा धोती या ओढ़नी कर बटकर बांधा हुआ बिस्तर उठाई थी। यानी उन सभी के साथ में कुछ भी छोटा मोटा सामान था। सभी लोग पसीने से पथपथ थे। नारंग जी ने हाँप गए से लगते थे। बेजी के चेहरे पर गहरी चिंता की छाप थी और उर्मिला का वही 4 सप्ताह पूर्व इस्लामिया कॉलेज में देखा बहुत पीला मैला रोगी जैसा चेहरा और वैसे ही चील के घोंसले जैसे उलझे रूखे झूले भरे केश थे। यानी जो भी अभी आपत्ति है, यहाँ से वहाँ भागदौड़ में सब कुछ वहाँ देख रहा था। पूरी ने जब 26 अगस्त की संध्या उर्मिला को इस्लामिया कॉलेज में सिर झुकाए इस रूप में देखा था, तो वह तो स्वयं दारुण कठिनाई और चिंतित होने पर भी उर्मिला का गत इतिहास उसके मस्तिष्क में कौंधे बिना नहीं रह गया था। यानी उसने जो इस्माइलिया कॉलेज के वहाँ पर
26 अगस्त को देखा था तब भी उसकी समस्या को उसने पहचाना था। उसका असाधारण उज्ज्वल वर्ण, उसकी उपनती शोखी, उसकी प्रेम की अनर्वल भूख उसके आकर्षण से बचे रहने के लिए सत्कर्ता के बावजूद पूरी का एक कांड में उलझ जाना। यानी उसका जो रूप देखकर वह आकर्षित होता है और वह उलझ जाता है। बेजी का धैर्य और सज्जनता से बात पर पर्दा डाल देना, यानी जो बेजी जो है वह बात करते करते हुए कठिनाइयों को भूलकर अन्य बातों में उलझा जाना। उर्मिला के विवाह के निमंत्रण पर संकोच और विरक्ति के कारण नारंग जी के यहाँ बधाई देने न जा सकना और फिर मार्च में उत्पादों के आरंभ में ही उर्मिला के विधवा हो जाने की सूचना से उसके मन पर लगा प्रबल आघात। यानी वह उर्मिला के विवाह में भी काम के कारण नहीं जा सका और फिर वो विवाह हो जाने के बाद कुछ दिनों के बाद ही वह विधवा हो जाती हो और यह सब कुछ उसके मन के लगता है पुरी के। पुरी ने विस्मय से शब्द मुद्रा में जगदीश और सब लोगों को एक साथ ही संबोधित किया। यानी पुरी ने जगदीश और सभी लोगों को देखा और कुछ बोला, कहाँ जा रहे हैं आप लोग, क्या बात है? तो वह पुरी कहता है कि कहाँ जा रहे हो, क्या बात है? जगदीश ने अपना बोझ नीचे बाजार की सड़क पर रख दिया। सभी लोगों ने अपने हाथ के बोझ नीचे रख दिए। यानी वह जगदीश ने जो भी उसके पास सामान था वह नीचे रखा, सभी लोगों ने रखा। उर्मिला ने बिस्तर को एक बाहा के नीचे से दूसरी बाहा के नीचे ले लिया। यानी उर्मिला ने एक बगल से दूसरी बगल में सा बिस्तर को ले लिया। बेजी जी ने चादर की खूंटी से आंखें पोंछ ली। यानी बेजी जो थी उसकी आंखों में आंसू आए थे और उसने पोंछी। नारंग जी समीप की दुकान के आगे बड़े हुए तख्ते पर बैठकर थकावट के सांस लेने लगे। यानी जो नारंग जी जो है वह ये बेंच पर बैठकर एक थकान सी महसूस कर रहे थे। जगदीश ने बताया उसके पिता की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो लोग दिल्ली नहीं जा सके। यानी वह जगदीश जो कहता है कि मेरे पिताजी की तबीयत जो थी वह खराब हो गई थी, इसलिए हम दिल्ली न जा सके। कल दोपहर बाद इस्लामिया कॉलेज कैंप में पुलिस ट्रक लेकर आई थी। यानी कल दोपहर जो थी उस कॉलेज कैंप में ले जाने के लिए पुलिस ट्रक लेकर आई थी, लेकिन हम जा नहीं पाए। उन लोगों ने कहा सरकारी हुक्म है, इमारत से सबको एकदम बाहर निकल जाना होगा। यानी उन्होंने कहा कि हुक्म है सरकार का कि इस कॉलेज की इमारत से तुरंत बाहर निकल जाना होगा, दूसरे कैंप में स्थान मिलेगा, दूसरे कैंप में स्थान मिलेगा, ऐसा वो सोचता है। पुरी ने टोक कर बताया, हाँ वहाँ तो सिक्योरिटी डर बन रहा है। यानी वह कहते हैं कि हाँ सही है, वहाँ तो सेक्रेटेरिएट बन रहा है, यानी तो वहाँ पुलिस का पहरा बन रहा है, हमें क्या मालूम। जगदीश परेशानी में बोला कि मुझे क्या मालूम। पुलिस हम लोगों को ट्रकों में ले गई और 17 मील दूर ले जाकर एक पुरानी मस्जिद में पटक दिया। जो वहाँ पुलिस वहाँ से हमें ट्रक में ले गई और 17 मील दूर जाकर किसी पुरानी मस्जिद में रख दिया। वहाँ कुछ मिलता ही नहीं, यानी वहाँ उस मस्जिद में कुछ मिल ही नहीं रहा था, वहाँ खाने पीने का कुछ भी। तो रात भर भूखे बैठे रहे, तो वही रात भर मस्जिद में हम भूखे बैठे। सुबह लोहिया से आता एक ट्रक मिला। तो सुबह के समय लोहिया से आता हुआ कोई एक ट्रक मिला, लोहिया नामक स्थान से या गांव शहर से। 4 रुपये सवारी देकर आए हैं, यानी 4 रुपये सवारी देकर हम यहाँ है। ट्रक ने चौराहे पर ही उतार दिया। यानी ट्रक जो था उसने चौराहे पर उतार दिया, वहाँ कोई सवारी नहीं मिली। असबाब रखने, सिर छिपाने के लिए भी कोई जगह नहीं है। बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं, सोचा स्टेशन के मुसाफिर खाने में ही जाकर बैठे। तो वह रास्ते में चौराहे पर छोड़ा, तो वहाँ बैठने के लिए या रुकने के लिए कोई जगह नहीं थी और उतने में बाबूजी की तबीयत भी खराब है। तो सोचा जो स्टेशन में जो वेटिंग रूम होती है वो मुसाफिरों खाने होते हैं, तो उसी पर जाकर आराम कर ले, ऐसा सोचकर चल रहे थे। आप लोग मेरे साथ आइए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो पूरी जो है वह कह रहा है कि आप लोग मेरे साथ आइए, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। पूरी ने कहा और आगे बढ़कर एक हाथ में नारंग जी के हाथ का सूटकेस और दूसरे हाथ में उर्मिला के हाथ का बिस्तर ले लिया। यानी सुध जी ने जो नारंग जी के पास का जो सूटकेस है वह लिया और उर्मिला के हाथ का सामान भी लिया। आइए आप लोग, यानी उसको लेकर वह चल रहा है। पूरी नारंग परिवार को प्रेस में ले गया। यानी पूरी जो है वह प्रेस में नारंग परिवार को ले गया। छोकरों को बुलवा कर सब सामान ऊपर पहुंचा दिया।
यानी जो छोकरे हैं काम करने वाले उनको बुलवाया और सामान सब कुछ रखवा दिया। सबको ऊपर कमरे में ले जाकर उसने खाटे खाटे डलवा दी और बोला, जगह ही क्या कमी है, दूसरा कमरा यूं ही बंद पड़ा है। यानी वह उसने उनको रहने के लिए जगह दी। और पूरी ने दूसरा कमरा भी खोल दिया और सफाई करने के लिए नीचे से छोकरों को बुला दिया। यानी दूसरा कमरा भी खोलकर उसकी भी साफ सफाई करी। वह कुछ कुछ देर बाद आकर पूछ जाता, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो नहीं। पूरी नारंगी परिवार से पाई पुरानी कृपा और सहानुभूति का ऋण चुका देना चाहता था। उसका मन संतोष से गदगद था। यानी जो नारंग जी है उसने पूरी पर बहुत पहले उनकी मदद की थी और वह अब वह सब कुछ जो मदद थे वह परत फेड़ कर रहा था। पूरी इसको उसकी खुशी हो रही थी। संध्या समय जगदीश बेजी को साथ लेकर समीप बाजार से सौदा ले आता था। यानी शाम के समय में जो जगदीश है वह वहाँ से बेजी को साथ में लेकर कुछ सामान लेकर आता था। पूरी ने इस पर आपत्ति की, वह यह तकलीफ क्योंकि आप लोग मेरे मेहमान हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो पूरी है, पूरी कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आप तो मेरे मेहमान हो। काका जी यह भी तुम्हारा ही है, परमेश्वर तुम्हें बहुत दे। बेजी ने उसे आशीर्वाद दिया। वो बेजी जो थी, बेजी कहती है कि काका जी यह सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम्हें परमेश्वर बहुत कुछ दे, ऐसा उसको आशीर्वाद दिया। उस संध्या घर में खाना बना। पूरी ने भी उसके साथ ही खाया। वह परिवार के बीच अधिकार से परिवार के आदमी की तरह बैठकर बातें करता रहा। यानी उनके परिवार के जैसा पूरी ने उनके साथ ही खाना खाया और एक परिवार के जैसा उनके साथ बातें करने लगा। रात को उसने बड़ा पलंग बेजी, उर्मिला और प्रवीण को दे दिया। यानी वह उस दिन रात को सोने के लिए वह उर्मिला, बेजी और प्रवीण को वह पलंग सोने के लिए दिया। शेष तीनों खाटों पर बघाओ माल जगदीश और वह सोए। यानी जो तीनों खाटों थी वहाँ पर वह सोए। दूसरे दिन वह प्रात सभी को लस्सी पिला सकने के लिए शेर भर दही ले आया। यानी सुबह ही वह लस्सी पिलाने के लिए शेर भर दही लेकर आया। उर्मिला का शोक में आत्मविस्मृत रूप पूरी से हृदय में कांटे की तरह गड़ा जा रहा था। यानी उर्मिला का जो रूप है वह उसको देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि अभी अभी उसकी शादी हुई थी और अभी अभी वह विधवा हो चुकी है। उसकी जो समस्या है, उसका जो दुख है, वह पूरी को देखा नहीं जा रहा था। उर्मिला के सामने उसे सुनाकर पूरी ने बेजी को माँ की तरह संबोधित किया। यानी उर्मिला को देखकर बेजी को उसने माँ की तरह कहा, उर्मी का यह क्या ढंग है, जो हो गया उस पर किसका बस था। यह तरीका ठीक नहीं है, आदमियों की तरह रहना सहना बोलना चाहिए। यानी वह उर्मी जो है उर्मिला को वह कहता है उसकी माँ को, जो हो गया बीत गया, अब उसको सोचने से क्या फायदा है। अब उर्मिला को एक आदमी की तरह जीवन जीना चाहिए। उर्मिला फर्श की ओर निगाहें गड़ाए निश्चित बैठी रही। बेजी ने ओढ़नी से आंसू पोंछ लिए। यानी उर्मिला सब कुछ सुनते हुए भी फर्श की तरफ देख रही थी और तब बेजी जी ने ओढ़नी से आंसू पोंछे। काका जी मैं तो समझा कर हार गई, जाने क्या हो गया है इसे, सुनती ही नहीं, बोलती ही नहीं, कल से कह रही हूँ कपड़े बदल ले, सुनती ही नहीं। यानी जो काकी जो बेजी जी है वह बोलती है कि समझती नहीं, सुनती नहीं, मैं तो कल से बोल रही हूँ कि कपड़े बदल ले, इसको क्या हो गया कुछ पता नहीं। नहीं, यह ठीक नहीं, इसका सिर तो धोइए, देखिए क्या हाल हो रहा है। जो भी हुआ इंसान को इंसान की तरह रहना चाहिए। यानी जो पूरी कहता है कि इसका सिर धोइए, उसके बाल वो जो है साफ कीजिए और जो हुआ वह भूल जाइए और इंसान को इंसान की तरह यानी इंसान की तरह रहना सीखना चाहिए। पूरी ने मेहमानों के आने पर इसाक का बिगड़ा हुआ पंखा ठीक होने के लिए दे दिया था। यानी वह पूरी ने इसाक का जो बिगड़ा हुआ पंखा था वह ठीक करने के लिए दिया था। पूरी दोपहर में खाना खाने ऊपर आया तो पंखा लेता आया था। तो वह पूरी जो है वह दोपहर को खाना खाने के लिए आते समय वह पंखा ले आया था। उर्मिला दीवार की ओर मुँह किए चटाई पर लेटी हुई थी। यानी उर्मिला उस समय दीवार की तरफ लेटी हुई थी मुंह करके। पूरी ने बेजी से कहा, यह लीजिए, उर्मी गर्मी से परेशान होती है,
पंखा ठीक करा दिया है। उसने पंखा उर्मिला की ओर कर दिया। यानी उसने कहा बीजी को कि पंखा मैंने ठीक किया है, उर्मिला को ज़्यादा गर्मी हो रही थी, ये लीजिए पंखा। और उसने उर्मिला की तरफ पंखा कर दे दिया। नारंग जी, बेजी और जगदीश परिस्थिति पर विचार करते रहते थे। 3 दिन विश्राम पाकर नारंग जी ने पूरी से बात की। काका जी, मैं और जगदीश कल दिल्ली जा रहे हैं, तुम्हें तकलीफ न हो तो प्रवीण, उसकी माँ और उर्मी अभी यहाँ ही रह जाए। यानी वह जो है जगदीश और नारंग जी वह कहते हैं कि हम लोग दिल्ली जा रहे हैं और तुम्हें ना तकलीफ न हो तो उर्मिला, बेजी जी और उसकी माँ यहीं पर रहे, तुम्हें यदि आपत्ति न हो तो हम लोग वहाँ कुछ प्रबंध कर ले, फिर आकर इन्हें भी ले जाएंगे। यानी जो लोग हैं जाने वाले, वह कहते हैं कि हम लोग दिल्ली जाकर कुछ प्रबंध करते हैं और फिर बाद में इन्हें ले जाते हैं। नारंग जी और जगदीश के दिल्ली चले जाने के बाद वे बेजीपुरी से दिन में कई बार और काफ़ी समय तक बातें करती रहती थी। यानी वो नारंग जी और जगदीश दिल्ली गए और फिर वहाँ जो पूरी और बेजी के इन दोनों दिन में बहुत बार वो काफ़ी समय तक बातें करती थी। बातचीत का विषय अधिकांश में उर्मिला का भाग्य और भविष्य का ही होता था। बातों का विषय होता था कि जो भी उर्मिला का भविष्य है या उर्मिला की स्थिति है, इस पर ही बातें होती थी। मुसीबत तो सभी पर, पूरे देश पर आई थी, परंतु उर्मिला बेचारी सबसे गहरे अंधकार में डूब गई थी। माँ कह न पाती थी, परंतु तात्पर्य स्पष्ट की कि लड़की के स्वयं मर जाने की उपेक्षा विधवा हो जाना उसका अधिक अधिक दुर्भाग्य था। उसका क्या उपाय संभव हो सकेगा। यानी वह उसकी जो माँ थी वह कहती थी कि वह यहाँ पर समस्या तो पूरे देश पर ही आई है, लेकिन बेटी विधवा हो गई है, इसका दुर्भाग्य था, वह इसके सिवाय मर न जाए, ऐसा वह सोच रहे थे। उर्मिला कुछ दूर या समीप बैठी माँ और पूरी की बातचीत सुनती रही। यानी उर्मिला वहीं पर बैठकर उन दोनों की बातें सुन रही, पूरी और माँ की। निरंतर अपनी ही बात सुनने से उबकर कभी दूसरे कमरे में जा लेटती या कुछ काम करने लगती। यानी निरंतर उनके मुख से खुद की ही उर्मिला बातें सुनती थी, तो वह उसको ये होकर वह दूसरे कमरे में जाकर लेटती थी या कुछ काम में लगती थी। बेजी ने पूरी को बताया, मैंने तो निश्चय कर लिया था, लोग जो चाहे कह रहे। 6 महीने गुजर आ जाते तो महिला कॉलेज में या कहीं भी दाखिल करवा देती। यानी वह माँ कहती है कि 6 महीने बीत जाने के बाद इसको मैं महिला कॉलेज में पढ़ाई के लिए भेजती हूँ। इसी उम्र में कुछ कर ले तो पाँव पर खड़ी हो सकेगी। लड़के तो मर्द है, कुछ कर ही लेंगे, मुझे तो इसी का फिक्र है। यानी उसकी माँ कहती है कि सही उम्र में कॉलेज में डालेंगे तो वह पढ़ाई करेंगे और खुद के पैरों पर खड़ी हो जाएंगी। लड़कों का क्या, कहीं ना कहीं से वह काम ढूंढ ही लेते हैं, क्योंकि वह मर्द होते हैं। यह पढ़ ले, चाहे तो डॉक्टरी सीख ले, मेरे पास जो थोड़ा बहुत है इसे पढ़ा देने में ही लगा देंगे। यानी वह माँ कहती है कि जो कुछ भी पढ़ना चाहती है पढ़ ले, कुछ ना कम से कम डॉक्टर ही क्यों ना हो, वह पढ़ ले, मेरे पास जो भी पैसा बचा हुआ है मैं तो इसके पढ़ाई में ही लगूंगा। आप इसे पढ़ाना ही है। यह आखड़ पुखड़ न हुई होती तो मैं इसे दाखिल करवा दिया होता। यानी वह कहती है कि इसको पढ़ाना ही है, लेकिन यह बीच में समस्या न आती तो मैं इसको किसी कॉलेज में दाखिला देती थी। आप दिल्ली जाकर देखिए कैसा मौका बनता है। यानी वह कहती है कि आप दिल्ली जाकर देखते हैं कि क्या बनता है, कैसा माहौल है। लाहौर में सुख समृद्धि से रहते समय पूजा कीर्तन की और बेजी की विशेष प्रवृत्ति नहीं थी। यानी जो लाहौर में रहते समय बेजी जो थी वह पूजा अर्चा में ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। कहती थी कुमार्ग में न जाना, दूसरों को दुख न देना ही पर्याप्त भक्ति है। बेजी जो है वह कहती है कि किसी के बारे में बुरा मत सोचना या किसी को तकलीफ न देना, यही भक्ति है। प्रेम के समीप ही एक स्थान पर दुख से अधिक शरणार्थी स्त्रियों ने प्रातः भगवान की कृपा के लिए कीर्तन आरंभ कर लिया था। यानी जो शरणार्थी जो स्त्रियां हैं उन्होंने सुबह शाम कीर्तन करना आरंभ किया था। बेजी भी सांत्वना पाने के लिए कुछ देर कीर्तन में बैठ लेती। यानी बेजी जो है वह भी सुबह शाम कीर्तन में जाती थी। कहती अपने दुख को याद करते
रहने से परमेश्वर को याद कर लेना ही अच्छा है। यानी वह कहती थी कि खुद के बारे में या खुद के दुख के बारे में सोचने से बेहतर है कि कुछ परमेश्वर के बारे में सोचे या परमेश्वर के बारे में विचार करना ही अच्छा है। बेजी सौदे के लिए बाजार या कीर्तन के लिए जाती तो पूरी उसके प्रति आदर में कुछ दूर उसके साथ चला जाता था। यानी बेजी जो है कीर्तन में जाती या बाजार में जाती तो कुछ उसके साथ जाता था। ऐसे समय पूरी को नितांत अपना समझकर बेजी को बातें उर्मिला के सामने नहीं कर सकती थी। कह लेती, काका जी क्या क्या कहा जाए, लोग कहते हैं भारी चोट पड़ जाए तो स्वभाव भी बदल जाता है। यानी वह जो बेजी है वह कहती है कि उर्मिला के बारे में यदि ऐसी स्थिति है कि ज़्यादा चोट लगने से उसकी हालत ही खराब हो जाती है, ऐसा वह कहती थी। पर लड़की का जैसा स्वभाव था, जाने पढ़ लिख लिख सकेगी भी। यानी वह उसका स्वभाव कॉलेज में डालेंगे तो पढ़ लिख सकेगी। लावा फेरे ज़रूर हुए थे, वैसे तो कुंवारी ही है। यानी वह कहती है कि फेरे ज़रूर हुए थे, शादी हुई थी, लेकिन वह तो कुंवारी ही है। मैं तो समझती हूँ साल 1.5 साल निकल जाए, ज़रा लड़की का मन हल्का हो जाए, कोई ढंग का लड़का मिल जाए तो सबसे भला। यानी वह कहती है कि साल 1.5 साल निकल जाने के बाद कोई लड़का अच्छा मिल जाए तो उसके साथ वह शादी करने की सोचती थी। पूरी ने बेजी के विचार का बलपूर्वक समर्थन किया। आप पढ़ने का भी मौका दीजिए। यानी वो पूरी कहता है कि आप पढ़ने का भी मौका दीजिए, शादी तो करने ही वाली है। दोनों ही बातें हो जाए तो सबसे अच्छा हो जो हो जाए, कुछ तो होना ही चाहिए, ऐसे तो उम्र ही कट सकती है। यानी वह उसकी बेजी कहती है कि पढ़ना लिखना हो या शादी हो, दोनों भी यदि हो जाए तो अच्छी बात है, ऐसे ही उम्र कट रही है। आता है शोक में उर्मिला की आत्म अपेक्षा उपेक्षा और पढ़ती जड़ती पूरी को भाग्य का असीम अन्याय जान पड़ रहा था। यानी पूरी जो था भाग्य में क्या होता है, किस प्रकार का भाग्य होता है, यह उसको जान पड़ता था। उर्मिला का दुख पूरी के हृदय को चीर देता था। केवल 2 मास का सुहाग, केवल 2 दिन के लिए ससुराल जाकर विधवा हो जाना। उर्मिला इस दुर्भाग्य के लिए किस प्रकार की दोषी थी। यानी वह जो पूरी है वह सोचता है कि कुछ ही क्षणों में 2 दिन में ही शादी हुई, 2 दिन ही ससुराल गई और फिर विधवा हुई, यह किस किस प्रकार भाग्य का यह है, ऐसा वह सोच रहा है। उर्मिला का दुर्भाग्य समाज की मूर्खता का सांप्रदायिक उत्पात का परिणाम था। यानी वह समाज का ही परिणाम था, समाज में ही ज़बरदस्ती से शादी की थी। उस समय में लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में की जाती थी, तो यह समाज का ही परिणाम था, ऐसा पूरी जी सोचते हैं। इस उत्पात के लिए अबोध उर्मिला नहीं, दूसरे लोग उत्तरदायी थे। यानी वह सोचता है कि यह जो उर्मिला के साथ स्थिति है, इस स्थिति का ये भाग्य उर्मिला का नहीं है, यह किसी अन्य लोगों का है। यानी जिन लोगों ने उसकी शादी की थी उनका है। कुछ समझदार लोगों की तरह पूरी ने भी उस उत्पाद को और उसके भीषण परिणाम को रोकने का यत्न किया था, परंतु वे लोग असफल रहे थे। यानी यह शादी रोकने के लिए पूरी ने भी प्रयास किया था। छोटी उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए थी, ऐसे वैसे उसने पूरी ने भी वह शादी रोकने का प्रयत्न किया था, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया, असफल रहा। पूरी उर्मिला के दुर्भाग्य को रोकने में असमर्थ रहा था, इसलिए वह भी उर्मिला के सामने अपराधी था। यानी पूरी भी वहाँ उसकी शादी रोकने के लिए असफल रहा, तो पूरी भी उसका जो दुर्भाग्य है उसमें वह भी शामिल था। पूरी के मन में उर्मिला के प्रति एक और अपराध की अत्यंत सूक्ष्म और गुप्त अनुभूति भी सिर उठा लेती थी। उर्मिला की प्रेम की दुर्दश भूख को, उसकी उद्युत के समान जीवन की तड़प को कुचलने में भाग्य के कुचक में स्वयं पूरी का भी कुछ भाग था। यानी वो उसका भाग्य अभी जो कुछ भी है, जो कुछ भी समस्या झेल रही है, उसमें कुछ ना कुछ हाथ पूरी का भी था, ऐसा उसको पूरी को खुद लगता है। उसने भी तो मरी में उसकी अवहेलना की थी, उसे ठुकराया था। उस
प्रसंग का सब अपमान, असफलता, लज्जा और कुंठा पूरी ने उर्मिला पर ही डाल दी थी। यानी जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ उसने उर्मिला पर ही पूरी ने डाली थी। यदि उसने साहस से दूसरे ढंग का व्यवहार किया होता तो जाने परिणाम क्या होता। यानी वह किसी अच्छा व्यवहार करती तो परिणाम कोई अच्छा होता। बेजी जैसे उदार, समझदार और महाप्रसंग को शायद किसी दूसरी तरह संभाल लेती। उस अवस्था में उर्मिला का भाग्य इस तरह क्यों फूटता। यानी कोई माँ भी उसकी अच्छी तरह सोचती तो अभी जो पढ़ाने का सोच रही है वैसा सोचती तो उसका भाग्य आज ऐसा नहीं बनता। दिल्ली में नारंगी और जगदीश के पत्र चौथे पांचवे आते रहते थे। यानी दिल्ली से नारंगी और जगदीश के पत्र आते रहते थे। पत्रों में पूरी के प्रति अत्यंत कृतज्ञता से अनुरोध रहता कि प्रवीण उर्मिला और उसकी माँ को सांत्वना देता रहे। यानी वह दिल्ली से पत्र नारंगी और जगदीश भेजते थे तो उसमें जो सांत्वना यानी कृतज्ञ जो भी है पूरी का वह आभार व्यक्त करते थे और प्रवीण उर्मिला और उसकी माँ का सांत्वना देते रहे ऐसा वह लिखते थे। दिल्ली में स्थान की बहुत कठिनाई थी। कुछ स्थायी प्रबंध हो जाने पर वह इन लोगों को ले जाना चाहते थे। यानी दिल्ली में भी स्थान की बहुत कमी थी, कठिनाई थी, तो वह कहते हैं कि कुछ स्थान का प्रबंध, कुछ रहने का प्रबंध हो जाने के बाद हम इसको ले जाएंगे। कभी जगदीश माँ के नाम भी हिंदी में छोटा सा पत्र पूरी के पत्र में रख देता था। यानी वह जगदीश है, जगदीश भी कभी माँ के लिए पत्र रख देता था। पूरी उर्दू में लिखे हुए पत्र बेजी और उर्मिला को सुनाकर कहता था, दिल्ली में जब प्रबंध हो जाएगा देखा जाएगा, पर यह भी आपका ही घर है। यानी पूरी जो है उर्दू में लिखे हुए पत्र उनको सुनाता था बेजी और उर्मिला को कि दिल्ली में प्रबंध हो जाए तो तुम्हें जाने का हो जाएगा। लेकिन वह कहता था कि यह भी आपका ही घर है, यहाँ भी निसंकोच रहिए। आपके लिए जैसे जगदीश प्रवीण वैसा मैं। यानी वह कहते हैं कि आपके लिए जैसा जगदीश है, प्रवीण है, वैसा ही मैं हूँ। जब तक मेरे परिवार का कुछ पता नहीं चलता मेरे लिए आप ही सब कुछ है। मैं आप लोगों के स्नेह और आशीर्वाद का सहारा कैसे छोड़ सकता हूँ। पूरी कहता है कि मेरा परिवार तो पता नहीं है, लेकिन मेरे परिवार आप ही मेरा परिवार हो और मैं आप लोगों का जो आशीर्वाद है, आप लोगों का जो साथ है वह मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, ऐसा पूरी कहता है। बेजी आंखें मूंद हाथ जोड़ भगवान से प्रार्थना करती पूरी का परिवार शीघ्र ही मिल जाए और यह भी विश्वास दिलाती थी कि वे पूरी को जगदीश से भिन्न नहीं समझती। यानी जो बेजी और जगदीश जो है वह माता पुत्र है और वह भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, पूरी का परिवार भी जल्दी मिल जाए और वह एक बच्चे की तरह पूरी को देखती थी। पूरी के कानों में प्रेस की मशीनों की खटखटाहट और गूंज भरी रहती रहती थी और मस्तिष्क में ऊपर कमरे में बैठी भाग्य से प्रताड़ित ओलों की मार से बिना खिले ही शत विशत हो गई कली की भांति असहाय उर्मिला का ध्यान बना रहता। यानी जो उसके पूरी के कानों में जो मशीन की आवाज़ है, मशीन का प्रेस का कामकाज और उर्मिला का ही जो कि जिंदा लाश बन के बैठी है उसका ख्याल रहता था। उसके साथ ही विमल 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 विला नैनीताल के पत्ते पर कनक को लिखे पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा भी बनी रहती। यानी जो उसने कनक को अपने पत्नी को नैनीताल में पत्र भेजा है उसके उत्तर की भी प्रतीक्षा रहती। कनक उर्मिला की अवस्था देखकर कितनी द्रवित हो जाएगी। यानी वह कहता है कि कनक जो है यानी पत्नी जो है पूरी की वह उर्मिला की अवस्था देखकर कितनी द्रवित यानी कितनी क्रोधित हो जाएगी और वह कितना ये करेगी। पूरी बाहर बजे 12 बजे लगभग प्रवीण के पुकारने पर भोजन के लिए ऊपर जाता था। यानी 12 बजे प्रवीण उसको पुकारता था खाने के लिए तो वहाँ जाता था। उस उससे पहले 10 बजे के लगभग और फिर 3 साढ़े 3 बजे भी उर्मिला को देख आने के लिए ऊपर चला जाता। बेजी या प्रवीण सामने होते तो भी पुकार लेता, उर्मी एक गिलास पानी तो पिला। यानी वह उर्मिला को देखने के लिए जाता था और वह प्रवीण और जो बेजी है वह वहाँ पर रहते हुए भी उर्मिला को कहता था कि मुझे एक गिलास पानी पिला। उर्मिला मौन पर्श पर दृष्टि गड़ाए जल का गिलास ला देती और फिर चटाई पर दीवार से पीठ
टिका कर बैठ जाती या फर्श पर बाह से टेक लिए आंखें झुकाए बैठती। यानी उर्मी जो है वह बिना कुछ बोले ही पानी का गिलास पानी लाकर देती थी और फिर दीवार से पीठ टिका कर बिठा बैठ जाती थी। उर्मिला के मौन अथवा बोलने की अनिच्छा में पूरी उसके अथाह दुख के अतिरिक्त अपनी कल्पना में एक और चुटकी सी अनुभव करता। मरी में मरी में मरी में मैंने क्या उसे कम कुंठित किया था? मुझ से बोलने की इच्छा उसे क्यों हो? यानी वह कहता है कि उसका जो मौन है उसने मैंने भी उसको सताया है, मैंने भी उसको कुंठित किया है, सताया है, तो वह उसका मेरे प्रति मौन रहना ही ठीक है। वह अपने अपराध के लिए लज्जित था, उसका मार्जन कर देना चाहता था। यानी उसने जो अपराध किया था, जो भी किया था, वह खुद ही मन में पश्चाताप कर रहा था और खुद ही मन ही मन लज्जित हो रहा था। पूरी उर्मिला के मौन रहने अथवा हुंकार भी न भरने की परवाह न कर कोई बात आरंभ कर देता। यानी उर्मिला मौन है, कुछ नहीं बोल रही है, कुछ प्रतिक्रिया की आशा न करते हुए फिर भी बोलना प्रारंभ कर देता था। बातें विभाजन के समय लोगों की हानि और कष्टों की होती। वह दिल्ली में गांधी जी के सांप्रदायिक शांति के लिए प्रयत्नों की बातें सुनाते। यानी दिल्ली में उसने साथ जो भी शांतता प्रिय जो भी बातें थी वह बातें करता था। कभी विवाह न करने वाली अथवा विधवा हो जाने पर पढ़ लिख कर अपना जीवन सफल बना लेने वाली स्त्रियों की चर्चा करने लगता। यानी वह बातों बातों में ही कह देता कि वह स्त्री को उसका यानी जिसका विवाह हुआ है, विधवा हो चुकी है, फिर वह पढ़ लिख कर जीवन उसने सफल बनाया, ऐसी बातें वह करता। बताने लगता हिंदी में प्रभाकर पास कर केवल अंग्रेजी में बीए एमए किया जा सकता है। लड़कियां 2 अढ़ाई बरस में एलएमपी पास करके डॉक्टर बन जाए तो भी उसके लिए सम्मानित जीवन का अवसर हो सकता है। यानी वह पढ़ाई का महत्व तो बताता है। बेजी पूरी से स्थान का आश्रय पाकर ही उसके उपकार से दबी हुई थी। पूरी पर उसके अपने खर्च का बोझ नहीं पड़ने देना चाहती। यानी जो बेजी है, बेजी उसके साथ आश्रय पाकर ही भगवान का और पूरी का शुक्रिया अदा करती है और वह ऐसा सोच रही है कि खुद के खर्चों का जो भी बोझ है वह पूरी पर न पड़े, ऐसा वह सोचती है। उन्होंने पूरी से कह दिया था, काका जी रसोई के सौदे, सब्जी तरकारी की समझ लड़कों मर्दों को क्या होती है, तुम तकलीफ न किया करो। मैं प्रवीण को साथ लेकर या अकेली ही सुबह कीर्तन में आती तो साग सब्जी दही और ज़रूरी सौदा भी ले आती। यानी वह कहती है कि तुम मर्दों को तो सब्जियां खरीदने का या सौदा लेने का कुछ ये नहीं होता, अंदाज़ा नहीं होता, तो मैं कीर्तन से आते हुए या प्रवीण को साथ लेकर सुबह या कभी भी मैं साग जो भी तरकारी है, जो भी सब्जियां है, वह मैं लेकर आऊँगी, ऐसा वह कहती थी। ज़रूरत होती तो संध्या को भी चली जाती। ऐसे काम में उन्हें भी लाहौर में भी संकोच नहीं किया था। अब यहाँ उंगली उठाने वाला ही कौन था। यानी वह कहती है कि तरकारी जो भी है, बाजार का सामान मैं लाहौर में भी लाती थी, तो यहाँ भी कौन सा संकोच है। वहाँ तो जान पहचान के लोग थे, वहाँ तो उंगली उठाते थे, लेकिन यहाँ टोकने वाला भी कौन है। पूरी ने बेजी को बाहर जाते देखता तो कह देता, उर्मी को भी ले जाइए, 10 कदम चल लेना अच्छा ही होता है। वह जब बेजी बाहर जाती है तो पूरी कहता था कि उर्मी को भी साथ लेकर जाइए, वो यदि कुछ चलेगी तो अच्छा रहेगा, ज़रा ध्यान बटेगा। उर्मिला सिर हिलाकर उठने से इनकार कर देती। यानी उर्मिला जाने के लिए तैयार नहीं होती। पूरी ने उसके लिए बहुत रोचक कुछ कहानी उपन्यास भी ला दिए थे। पूछता भी रहता, कुछ पढ़ा क्या, क्या पढ़ा। यानी कुछ उसने कहानी उपन्यास जैसी अच्छी अच्छी किताबें लाई थी उर्मिला के लिए पढ़ने के लिए, और बीच बीच में पूछता भी था कि तुमने क्या पढ़ा और कितना पढ़ा, ऐसा वहाँ पूछता था। कनक के पत्र का कोई उत्तर नहीं आया था। पूरी चिंता कर रहा था, क्या हुआ, शायद वे लोग दूसरी जगह चले गए। यानी जो उसने पत्नी को कनक को पत्र लिखा था तो वह उसका उत्तर कोई नहीं आया, तो वह सोचता था कि क्या हुआ होगा उनके साथ, वह भी कहीं दूसरी जगह तो नहीं गए। पत्र रिडायरेक्ट किया गया होगा, इतने दिन में तो कहीं से भी उत्तर आ सकता था। यानी वह पत्र उनको नहीं मिला होगा, इतने दिन में कहीं से भी उत्तर आ जाता था। पत्र रजिस्टर्ड था, शायद नैयर ने
कुछ करतूत की हो। यानी वह पत्र रजिस्टर था, यानी स्पीड पोस्ट था आज के ज़माने में, और नैयल जो था उसने ही कुछ अलग काम किया होगा। आदमी भला नहीं है, उसके मन में अभिजात होने का कितना अहंकार और ईर्ष्या की गांठ है। यानी जो नैयल जो है वह उसके मन में कितना अहंकार है, उसने भी कुछ दिया नहीं होगा। 12वें दिन चौथे 15 पत्र लौट आया। लिफाफे पर लाल स्याही से लिखा था, लेफ्ट स्टेशन नगर से चली गई है। यानी वहाँ पर पत्र आया, 12वें दिन लौटकर आया पत्र, और वहाँ पर लिखा था लेफ्ट स्टेशन नगर से चली गई है। यानी वह स्टेशन से चली गई। पूरी का मन डूब गया, यानी पूरी का मन टूट गया। अब कनक का पता लग सकने का क्या सूत्र रह गया था। यानी कनक जो है वहाँ भी नैनीताल से जा चुकी थी, और उसका पता अब क्या लगेगा, ऐसा वह सोच रहा है। कनक भी बिछुड़ गई, परिवार भी। पूरी का सिर चकरा गया, शून्य दृष्टि छत की कड़ियों की ओर लगाए कल्पना में देखने लगा। यानी जो पत्नी थी कनक, वह भी बिछड़ चुकी है, परिवार भी बिछड़ चुका है। अब वह खुद को अकेला महसूस करता है और तीनों की तरफ देखकर चकराने लगता है। लाहौर में भयंकर बाढ़ आ गई है। उड़ाम धड़ाम धड़ाम मकान गिर रहे थे। यानी जो लाहौर में भारी वर्षा के कारण बाढ़ भी आई थी और वह मकान गिर रहे थे। वह किसी काम से बाहर जाकर लौटा है। बाजारों में तेज गहरी नहरें बह रही थी। वह सब लोग बहे जा रहे हैं। यानी वहाँ पर इतनी बाढ़ आई है कि बाजार में पानी आ गया है। सब लोग बारिश के कारण बह जा रहे थे। यानी गलियों में भी नदियों की तरह पानी बह रहा है। एक अपार जल प्रवाह बनता जा रहा है। जगह जगह लोग बहते दिखाई दे रहे हैं। उसने एक भारी